गुड मॉर्निंग बच्चों। सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं? सबको आवाज आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों सबको? मैं भी अच्छा हूँ बच्चों। सब अच्छे हैं? सब अपना ध्यान रख रहे हैं हेल्थ का भी। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया किस तरह से होती है, मतलब किसी अभिक्रिया में क्रिया कारक उत्पाद में परिवर्तित कैसे होता है, वो हमने पढ़ा था। और बच्चों, क्रिया कारक उत्पाद में परिवर्तित होता है हमने पढ़ा था प्रभावी टक्करों के द्वारा। और बच्चों, प्रभावी टक्करें जो होती है हमने बोला था कि जो ऊर्जा अवरोध और अभिविन्यास अवरोध को पार करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रभावी टक्करें। और जो हमने बोला जो क्रिया कारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं उनको हम बोलते हैं सक्रिय अणु। और बच्चों, जितने ज्यादा सक्रिय अणु या प्रभावी टक्करें होती हैं उतना ही उत्पाद अधिक बनता है, मतलब अभिक्रिया तीव्र होती है। अब बच्चों, इसमें हमने ग्राफ भी पढ़े थे उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। अब बच्चों, उसमें हमने पढ़ा था कि जो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा होती है, ध्यान से वापस सोचिएगा बच्चों, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा होती है वो हमने पढ़ा था बच्चों दो कारकों पर निर्भर करती है। क्रिया कारक की प्रकृति पर, मतलब बच्चों बंध ऊर्जा और बंधों की संख्या पर निर्भर करती है। बच्चों, सबको आवाज आ रही है ना? सबको आवाज आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों सबको? ऑडियो एंड ऑडिबल एंड विजिबल सबको दिखाई दे रहा है बच्चों? आवाज आ रही है? वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, हमने बोला था कि जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो दो कारकों पर निर्भर करती है, क्रिया कारक की प्रकृति पर और दूसरा बच्चों हमने पढ़ा था उत्प्रेरक की उपस्थिति पर। लेकिन बच्चों, यहाँ पर मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ कि उत्प्रेरक के लिए हमने बोला था बच्चों की उत्प्रेरक अभिक्रिया क्रिया विधि का एक नया पथ उपलब्ध कराता है, नया पथ उपलब्ध कराता है। और बच्चों, हमने बोला था कि उत्प्रेरक अगर बोले तो उसको हम धनात्मक उत्प्रेरक ही मानेंगे। यहाँ ध्यान सुन लीजिए बच्चों कि उत्प्रेरक जो होता है वो दो प्रकार के हमने पढ़ते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक है। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि अगर, ये सुन लीजिए बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन में केवल लिखा हो उत्प्रेरक, ये ना लिखा हो कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो उसको हम हमेशा मानेंगे धनात्मक उत्प्रेरक ही। मतलब अगर ये लिखा हो कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो ये सही मानेंगे बच्चों। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो उत्प्रेरक होता है वो सक्रियण ऊर्जा को घटाता है। और बच्चों, उत्प्रेरक बोल रहा हूं तो केवल धनात्मक उत्प्रेरक मानेंगे। और बच्चों, हमने बोला था उत्प्रेरक जो होता है वो देहली ऊर्जा को कम करता है जिसकी वजह से सक्रियण ऊर्जा कम होती है। और बच्चों, हमने पढ़ा सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है? तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो केवल दो कारकों पर निर्भर करती है, केवल दो कारकों पर। एक तो क्रिया कारक की प्रकृति, दूसरा उत्प्रेरक, मतलब इन दोनों के अलावा किसी भी और कारक पर डिपेंड नहीं करती है। अब बच्चों, ये तो हमने पढ़ी थी टक्कर सिद्धांत, उसकी सारी थ्योरी। लेकिन बच्चों ये जो हमने जो पढ़ा था बच्चों उसी को मैं बोलूं वापस से। तो बच्चों, सक्रियत संकुल हमने पढ़ा था बच्चों, सक्रियत संकुल प्रभावी टक्कर से संक्रमण अवस्था में बना हुआ
अस्थाई संकुल होता है, इसीलिए बच्चों हमने बोला था कि ये अस्थाई होता है सक्रिय संकुल, इसीलिए इसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। अब बच्चों मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे ध्यान से बताइएगा बच्चों ये क्वेश्चन, इसका आंसर सोच के बताइएगा। बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो बच्चों सक्रियण ऊर्जा का मान, सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ता है, घटता है या नियत रहता है? ताप बढ़ाने पर सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ता है, घटता है या नियत रहता है? वेरी गुड बच्चों, वो नियत रहती है, नियत रहती है। सक्रियण ऊर्जा ताप बढ़ाने पर नियत रहती है। जीतराम बेटा यहाँ पर ये ध्यान रखो, अभी मैंने बार बार एक चीज बोली थी कि जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो केवल दो कारकों पर निर्भर करती है, क्रिया कारक की प्रकृति और उत्प्रेरक पर। अब बच्चों आप खुद सोचो जेतराम बेटा, अगर मैंने ताप बढ़ाने से सक्रियण ऊर्जा घटा दी होती तो फिर तो ये तीसरा कारक हो जाता जो सक्रियण ऊर्जा को प्रभावित करता है। तो ये ध्यान रखिए बच्चों की ताप सक्रियण ऊर्जा को नहीं चेंज करता है। क्यों नहीं करता है उसका रीजन बच्चों, क्योंकि बच्चों सबको पता है जब हम ताप बढ़ाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो सबको पता है बच्चों की सक्रियण ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और बच्चों ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। बच्चों सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? अब दिखाई दे रही है बच्चों? अब सबको दिखाई दे रही है ना बच्चों स्क्रीन? तो देख लें बच्चों, अब सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? जिनको नहीं दिखाई दे रही एक बार अपना सिस्टम रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि मैंने कर लिया चेंज अपना। तो बच्चों यहाँ पर हमने बोला कि ताप बढ़ाने पर, अब बच्चों ध्यान देखिएगा, ताप बढ़ाने पर सक्रियण ऊर्जा क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि ताप जब हम बढ़ाते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ताप जब हम बढ़ाते हैं तो अणुओं की, मतलब क्रियाकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और बच्चों ये जो गतिज ऊर्जा होती है बच्चों, हमें पता है कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों की, जो क्रिया कारक होते हैं उनकी प्रारंभिक ऊर्जा कम होती है, उनको सक्रियण ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ती है जिससे कि वो सक्रिय संकुल का निर्माण कर सके। और बच्चों सक्रिय संकुल का निर्माण करेंगे तो ही क्रिया कारक अणु ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में बदल पाएंगे। तो बच्चों ताप जब हम बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और ये गतिज ऊर्जा ही बच्चों सक्रियण ऊर्जा को के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब बच्चों हमने बोला सक्रियण ऊर्जा अवशोषित ऊर्जा है, और ये इनको अवशोषित ऊर्जा कौन करवाता है? ताप। मतलब बच्चों ताप बढ़ाते हैं तो ही क्रियाकारक अणुओं को सक्रियण ऊर्जा मिलती है, वो बदलता नहीं है ताप, उस सक्रियण ऊर्जा देता है गतिज ऊर्जा के रूप में। क्यों बोल रहा हूं बच्चों आप खुद सोचो, अगर मैं ताप ना बढ़ाऊं, ताप ना बढ़ाऊं तो बच्चों गतिज ऊर्जा बढ़ेगी ही नहीं, मतलब क्रिया कारक अणुओं को सक्रियण ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो बच्चों ताप जो होता है वो सक्रियण ऊर्जा देता है, ना कि बदलता है, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा तो अवशोषित ऊर्जा है और वो सक्रियण ऊर्जा क्रिया कारक अणु अवशोषित करते हैं गतिज ऊर्जा के रूप में। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इसलिए जब हम ताप बढ़ाते हैं तो सदैव आप पढ़ते हो कि गतिज ऊर्जा बढ़ती है जिससे कि सक्रियण ऊर्जा मिलती है,
और क्रियाकारक अणु सक्रिय हो जाते हैं, और क्रियाकारक अणु सक्रिय होंगे तो वो ऊर्जा अवरोध को पार कर लेते हैं। और बच्चों आप खुद सोचिए, उच्च ताप पर जब ज्यादा क्रियाकारक अणु ऊर्जा अवरोध को पार होंगे तो उत्पाद अधिक बनेगा, और उत्पाद अधिक बनने का मतलब है अभिक्रिया पहले से तीव्र हो जाएगी। इसलिए बच्चों हम बोलते हैं ताप बढ़ाने पर सक्रियण ऊर्जा नियत रहती है, लेकिन अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, परंतु अभिक्रिया का वेग बढ़ता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्रियाकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कि उनको सक्रियण ऊर्जा मिल जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो बच्चों सबको ये क्लियर है, ये समझ में आया बच्चों सबको ये? तो बच्चों हमने बोला ताप बढ़ाने पर सक्रियण ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है, इसलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, ताप बढ़ाने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हमारे न्यूमेरिकल में भी काम आएगा कि ताप बढ़ाने पर सक्रियण ऊर्जा नियत रहती है। ताप बढ़ाने पर सक्रियण ऊर्जा नियत रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उन सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है जो ऊर्जा अवरोध को पार करते हैं, इसलिए अभिक्रिया वेग बढ़ता है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, ये समझ में आया बच्चों? अब बच्चों यहाँ पर सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना बच्चों? अब बच्चों जिन स्टूडेंट्स को नहीं दिखाई दे रही उनको मैं बोल रहा हूँ एक बार अपना सिस्टम रिफ्रेश कर लीजिए या री लॉग इन कर लीजिए। ओम प्रकाश बेटा, आरती, तंवर, सुहेल अहमद बेटा, तीनों अपने सिस्टम को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए या री लॉग इन कर लीजिए, क्योंकि सबको दिखाई दे रही है बच्चों और स्टूडेंट्स को। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए हम कि हमने बोला ताप बढ़ाने पर सक्रियण ऊर्जा नियत रहती है, मतलब ताप सक्रियण ऊर्जा बदलता नहीं है, देता है। अब बच्चों ये जो हमने सारी पढ़ी टक्कर सिद्धांत सारा पढ़ा, इसी पर बेस्ड हमसे कई बार एनसीईआरटी में आपको लिखा होगा टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया वेग। तो बच्चों ये जो अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया की दर का मैं फॉर्मूला बता रहा हूं बच्चों, ये आपको खाली याद रखना है, न्यूमेरिकल में ये काम में नहीं आता, खाली वो पूछ लेता है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया की दर है। तो बच्चों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया की दर होती है Z इंटू पी इंटू ई की घात माइनस ई ए बाई आर टी, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब बच्चों इसमें से हमें पता है Z होती है टक्कर आवृत्ति, टक्कर आवृत्ति, और P होता है बच्चों अभिविन्यास कारक, मतलब कुल टक्करों की संख्या में से कितनी टक्करों का अभिविन्यास सही है वो बताता है P। और बच्चों ये E की घात माइनस ई ए बाई आर टी, इसका बहुत ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा बच्चों कि E की घात माइनस ई ए बाई आर टी, ये होता है ऊर्जा अवरोध को पार करने वाले सक्रिय अणुओं की संख्या, ऊर्जा अवरोध को पार करने वाले सक्रिय अणुओं की संख्या, ऊर्जा अवरोध को पार करने वाले सक्रिय अणुओं की संख्या। तो बच्चों ये E की घात माइनस ई ए बाई आर टी होती है ऊर्जा अवरोध को पार करने वाले सक्रिय अणुओं की संख्या। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वापस मैं बोल रहा हूं एक बार बच्चों कि जो टक्कर सिद्धांत होता है उसके अनुसार अभिक्रिया की दर होती है Z इंटू पी इंटू ई की घात माइनस ई ए बाई आर टी। और बच्चों इसमें Z होता है टक्कर आवृत्ति, P होता है अभिविन्यास कारक, और E की घात माइनस ई ए बाई आर टी होता है
ऊर्जा अवरोध को पार करने वाले सक्रिय अणुओं की संख्या। अब बच्चों ये जो e की घात माइनस EA/RT है, ये हमको याद रखना है कि ये होता क्या है। अब बच्चों सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है, मैंने रीलोड भी कर लिया अपना सिस्टम। अब बच्चों यहाँ पर, अब बच्चों जिनको अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है बच्चों सबको? आवाज आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों सबको? अब दिखाई दे रहा है बच्चों? अब दिखाई दे रहा है बच्चों सबको? स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों आप सब? स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों सबको? अब वॉइस भी आ रही है बच्चों? अब वेरी गुड बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि हमने बोला बच्चों की टक्कर सिद्धांत, वापस में एक बार बोल रहा हूं बच्चों, बहुत डिस्टरबेंस हुआ इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों की हमने बोला ताप बढ़ाने पर सक्रिय ऊर्जा का मान नियत रहता है, परंतु गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो बच्चों ये क्लियर है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया की दर Z इंटू पी इंटू ई की घात माइनस EA/RT होती है। और Z जो होता है बच्चों, इसमें हमें पता है टक्कर आवृत्ति होती है। P वो क्रियाकारक अणुओं की संख्या जिनका अभिविन्यास सही होता है। दूसरा E की घात माइनस EA/RT मतलब वो क्रियाकारक अणु जो ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में बदल जाते हैं। तो बच्चों जो ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में बदलेंगे उनके पास ऊर्जा जो होती है वो दहली ऊर्जा या दहली ऊर्जा के बराबर होती है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, आगे हमारे आर्हेनियस समीकरण में भी काम आएगा। E की घात माइनस EA/RT का मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों ये सारी जो हमने पढ़ी ये सब हमें बताया टक्कर सिद्धांत ने। तो यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? अब जो हमने ये सारा टक्कर सिद्धांत पढ़ा, अब इस पर बेस्ड हमसे क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है बच्चों, तो उसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं जिससे हमने जो सारी थ्योरी पढ़ी लास्ट क्लास में, ग्राफ पढ़े, वो सब हमें समझ में आएंगे। तो बच्चों मैं क्वेश्चंस जो बताऊं उनको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, अब बच्चों इसमें जो हमने ग्राफ पढ़े थे उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे आपको स्क्रीन पर ग्राफ दिख रहा है और उसमें स्क्रीन पर आपको ग्राफ दिख रहा है और उसमें x
वाई अक्ष पर ऊर्जा है किलो जूल में और वाई अक्ष पर है अभिक्रिया की प्रगति, कि अभिक्रिया में क्रिया कारक उत्पाद में किस तरह से बदल रहे हैं। और बच्चों यहां आप देखेंगे क्वेश्चन में बोला है अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, मतलब दोनों दिशाओं में होती है। और बोला है अभिक्रिया के लिए दहली ऊर्जा ज्ञात करें, अभिक्रिया की ऊष्मा मतलब डेल्टा एच ज्ञात करें, और सक्रियण ऊर्जा मतलब अग्र और पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करें। तो बच्चों अब यहाँ ग्राफ में आप देखेंगे तो स्टार्ट हो रहा है बच्चों ग्राफ ये क्रिया कारक से। अब बच्चों क्रिया कारक की ऊर्जा आपको वाई अक्ष पर दिख रही है 40 किलो जूल। तो बच्चों क्रिया कारक की ऊर्जा 40 किलो जूल है। और उत्पाद की आप देखेंगे बच्चों ग्राफ पर, तो वाई अक्ष पर आप देखोगे तो उत्पाद की ऊर्जा है बच्चों 20 किलो जूल। तो क्वेश्चन में हमें 40 किलो जूल और 20 किलो जूल ऊर्जा दी है। अब बच्चों दहली की ऊर्जा होती है अधिकतम ऊर्जा, और वाई अक्ष पर आप अधिकतम ऊर्जा देखोगे तो बच्चों आपको दिख रही है 100 जूल, मतलब ये जो बिंदु है, तो बच्चों ये जो वैल्यू है ये है दहली ऊर्जा। और बच्चों आपको दिख रही है ग्राफ से ही दहली ऊर्जा है अधिकतम वैल्यू है बच्चों 100 किलो जूल, 100 किलो जूल। बच्चों अब दिखाई दे रही है सबको स्क्रीन? अब दिखाई दे रही है? वेरी गुड। नहीं नहीं, तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे अब ध्यान से, तो दहली ऊर्जा 100 किलो जूल है, क्रिया कारक की ऊर्जा 40 किलो जूल, उत्पाद की ऊर्जा 20 किलो जूल है। तो बच्चों हमसे बोला है अभिक्रिया की दहली ऊर्जा, तो बच्चों वो तो हमें डायरेक्ट ग्राफ से पता चल गई, लेकिन बच्चों यहाँ अग्र और पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा भी पूछी है। अब बच्चों अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा तो बच्चों क्रिया कारक से उत्पाद बनने में देखेंगे हम, और बच्चों क्रिया कारक से उत्पाद बनने में आप देखोगे तो बच्चों क्रिया कारक की खुद की ऊर्जा, बच्चों सक्रियण ऊर्जा अग्र आप देखोगे तो बच्चों क्रिया कारक से उत्पाद जब बनेगा तो दहली ऊर्जा माइनस क्रिया कारक की ऊर्जा करेंगे। तो बच्चों दहली ऊर्जा 100 किलो जूल है, क्रिया कारक की ऊर्जा 20 किलो जूल, सॉरी 40 किलो जूल है। तो बच्चों अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 60 किलो जूल हो जाएगी। इसी तरह से बच्चों पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा अगर हम बोलते हैं तो बच्चों पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा तो उत्पाद से क्रिया कारक बनने में होगी, और बच्चों उत्पाद से क्रिया कारक में आप देखोगे तो बच्चों ये जो ग्राफ में वैल्यू है ये पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा है। और बच्चों यहाँ आप देखोगे तो फिर हमें दहली ऊर्जा माइनस उत्पाद की ऊर्जा करना पड़ेगा। और बच्चों दहली ऊर्जा 100 जूल किलो जूल माइनस उत्पाद की 20 किलो जूल, तो 80 किलो जूल है। अब बच्चों अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा मिल गई, पश्च अभिक्रिया की मिल गई, तो हमने बच्चों पढ़ा है डेल्टा एच बराबर अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा माइनस पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। बच्चों 60 माइनस 20 मतलब आंसर होगा बच्चों उसका माइनस 20 किलो जूल। तो बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं ये अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है, तो भी हम बता सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये क्लियर है सबको, अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा
चित्रा बेटा हमने ये ग्राफ से ही किया है क्वेश्चन, वैसे तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा है सारी चीजें, वरना आप डायरेक्ट ग्राफ में भी देख सकते हो। अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे। अब ओम प्रकाश बेटा डेल्टा एच का चिन्ह नेगेटिव आया है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी होती है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको, ये समझ में आया। तो बच्चों ये हमने बोला कि न्यूमेरिकल भी ग्राफ पर बेस्ड वो पूछ सकता है। अब बच्चों मैं आपको इसके जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इजी से लेकिन अच्छे क्वेश्चन। अब बच्चों आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर हमें स्क्रीन पर देखिए बच्चों ध्यान से, हमें बोला है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही संबंध है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही संबंध है। अब बच्चों इसमें आप देखोगे तो हमें बोला है ई ए बराबर डेल्टा एच, ई ए ग्रेटर देन डेल्टा एच, ई ए लेस देन डेल्टा एच, या तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर ऊष्मा शोषी, अभी ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को रटा हुआ है कि आंसर इसका सेकंड होगा, करेक्ट है, लेकिन रीजन बच्चों क्यों सेकंड होगा, तो बच्चों इसका रीजन है ग्राफ। बच्चों हमने पढ़ा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्रिया कारक जो होते हैं वो ऊर्जा ग्रहण ज्यादा करते हैं, वो ऊर्जा ग्रहण ज्यादा करते हैं और कम उत्सर्जित करते हैं। मतलब बच्चों ज्यादा अवशोषित करते हैं, उसका मतलब है सक्रियत संकुल बनने में जितनी ऊर्जा अवशोषित करते हैं उससे कम उत्सर्जित करते हैं। और बच्चों कम उत्सर्जित करते हैं उसका मतलब है कि जब क्रिया कारक से उत्पाद बनेगा तो क्रिया कारक ज्यादा ऊष्मा अवशोषित करेगा और कम उत्सर्जित करेगा। और बच्चों इन दोनों में आप देखोगे आप, तो ये जो ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर अवशोषित करने के लिए सक्रियण ऊर्जा ई ए, लेकिन बच्चों डेल्टा एच तो क्रिया कारक उत्पाद की एंथैल्पी का अंतर होता है। और बच्चों आप ग्राफ के अनुसार देख सकते हो कि ई ए का मान डेल्टा एच से ज्यादा है। तो बच्चों इसका थ्योरेटिकल रीजन नहीं है, इसका रीजन है ग्राफ जो हमने पढ़ा था। तो बच्चों यहाँ पर ई ए का मान डेल्टा एच से ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसका ग्राफ आप देखोगे तो अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा सदैव डेल्टा एच से ज्यादा ही आ रही है, उसका परिमाण न्यूमेरिकल वैल्यू। अब बच्चों मैं इसी तरह का क्वेश्चन अगर आपके से पूछूं नेक्स्ट, अब बच्चों हमने ऊष्मा शोषी की जगह कर दिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है। अब बच्चों यहां पर भी फिर अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बता दिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बच्चों इसमें तीनों में से कोई भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। क्यों हो सकता है बच्चों, उसका रीजन फिर से ग्राफ है इनके। अब बच्चों इनके ग्राफ अगर हम बोलते हैं क्यों इनका रीजन इनका ग्राफ है, तो बच्चों यहाँ आप देखेंगे बच्चों ध्यान से कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ई ए बराबर डेल्टा एच भी हो सकता है, ई ए ग्रेटर देन डेल्टा एच भी हो सकता है, ई ए लेस देन डेल्टा एच भी हो सकता है। क्यों बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों यहाँ पर ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है क्रिया कारक कम ऊर्जा अवशोषित करेगा, अधिक उत्सर्जित करेगा। मतलब बच्चों अवशोषित तो करेगा पहले सक्रियण ऊर्जा के बराबर, लेकिन जितनी अवशोषित करता है उससे ज्यादा उत्सर्जित करता है। इसलिए बच्चों उत्पाद की ऊर्जा का ग्राफ हमने देखा था बच्चों, वो क्रिया कारक के नीचे रहता है। तो बच्चों आप इस ग्राफ में देख सकते हो क्रिया कारक की ऊर्जा ज्यादा है, उत्पाद की कम है, लेकिन बच्चों इनका अंतर जो है डेल्टा एच और ई ए, बच्चों इसमें आप संबंध देखोगे ग्राफ के अनुसार, तो आपको बच्चों फर्स्ट वाले ग्राफ में दिख रहा है ई ए का मान डेल्टा एच से ज्यादा है।
तो बच्चों EA ग्रेटर देन डेल्टा H होगा तो भी ऊष्माक्षेपी हो सकती है। इसी तरह से बच्चों अगर मैं बोलूं क्रिया कारक को बहुत कम ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ी, क्रिया कारक को बहुत कम ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ी दहली ऊर्जा के बराबर लाने के लिए, तो बच्चों वो ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। और उत्पाद जब बनेगा बच्चों तो आप देख सकते हो बच्चों इस ग्राफ के अनुसार डेल्टा H का जो परिमाण है बच्चों उसका मान EA से आपको बच्चों ग्राफ में देखोगे तो आपके EA का मान लेस देन डेल्टा H है, लेकिन बच्चों ये सेकंड ग्राफ फिर भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही है। इसी तरह से बच्चों अब जब EA ग्रेटर देन डेल्टा H हो सकता है, EA लेस देन डेल्टा H हो सकता है, तो EA बराबर डेल्टा H भी आ ही सकता है। तो बच्चों EA बराबर डेल्टा H भी हो सकता है। हम देखेंगे तो बच्चों इसमें आपको दिख रहा है EA और डेल्टा H के जो परिमाण हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। और बच्चों EA और डेल्टा H एक दूसरे के बराबर है, मतलब बच्चों ये फिर से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, बच्चों ये समझ में आया है सबको कि यहाँ पर बच्चों तीनों ग्राफ जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के हैं। और बच्चों तीनों में EA का मान लेस देन डेल्टा H, ग्रेटर देन डेल्टा H या इक्वल्स टू डेल्टा H हो सकता है। तो बच्चों सबको क्लियर है, ये समझ में आया बच्चों। तो बच्चों ये ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब इसी तरह का बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको देख रहा हूँ बच्चों, जो हमने अभी तक ग्राफ पढ़े उन्हीं में चेंज है ये क्वेश्चन। बच्चों सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, आवाज आ रही है सबको? अब इसमें जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों, सबसे पूछा बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, जो हमने बोला फिर से आप देखिए। अब बच्चों मैं एक चीज में बोल रहा हूँ आपको, सुनिएगा बच्चों, सबसे बोल रहा हूँ कि जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन हो तो ये सबसे पहले चेक कीजिएगा कि वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी बोल रहा है या ऊष्माशोषी बोल रहा है। और बच्चों आप इसमें देखेंगे अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी। लेकिन बच्चों अब के ये जो क्वेश्चन है ये दो पदों की अभिक्रिया है। तो बच्चों ये ध्यान से देखिएगा, अभी तक हमने क्वेश्चन जो किया वो एक पद वाला किया है, एक पद वाला किया है। अब हम कर रहे हैं दो पद वाला। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी दो पद वाली अभिक्रिया हो या तीन पद वाली हो तो सबसे पहले ये चेक कीजिएगा कि धीमा पद कौन सा है और तीव्र पद कौन सा है। अगर एक से अधिक पदों का आपको ग्राफ बनाना है बच्चों तो ये चेक कीजिएगा धीमा पद कौन सा है और तीव्र पद कौन सा है। अब बच्चों मैं आप सबसे पूछूं, मुझे बताइएगा ध्यान से सोचकर कि इन दोनों में से बच्चों धीमा पद जो है, धीमा पद जो है बच्चों इसकी ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा या अधिक होगा? धीमे पद की सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होगा। वेरी गुड बच्चों। और सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होगा उसका मतलब है कि दहली ऊर्जा अधिक है इसकी। और बच्चों दहली ऊर्जा अधिक होगा तो जो इसकी चोटी होगी, पीक होगी बच्चों, वो ऊंचा ग्राफ बनेगा क्योंकि इसका धीमा पद है। मतलब बच्चों धीमा है तो प्रथम पद की दहली ऊर्जा अधिक होगी, दहली ऊर्जा अधिक होगी। और बच्चों सेकंड वाला पद धीमा है और धीमा है तो बच्चों इसकी दहली ऊर्जा का मान कम होगा। तो बच्चों यहाँ पर दहली ऊर्जा अधिक और दहली ऊर्जा कम होगी।
अब बच्चों इसका ग्राफ बनाएं, अगर हम ग्राफ बनाएं, बच्चों अब आवाज आ रही है सबको क्लियर? अब सुनाई दे रहा है बच्चों अच्छे से? अब सही आ रहा है बच्चों? अब आवाज आ रही है बच्चों सबको अच्छे से क्लियर आ रही है? सुनाई दे रहा है आवाज? अब क्लियर आ रही है आवाज बच्चों? अब क्लियर आ रही है क्या बच्चों? अभी भी आवाज सही नहीं आ रही बच्चों? आवाज सही नहीं आ रही, सब पहले स्क्रीन से नहीं आ रही, आवाज सही नहीं आ रही। अब आवाज सही आ रही है बच्चों? अभी भी नहीं आ रही आवाज? मास्क के आगे भी आवाज नहीं आ रही ढंग से? अब आ रही है आवाज क्लियर? अब आवाज आ रही है बच्चों? स्क्रीन दिखाई दे रही है अब तो अच्छे से आ रही है आवाज? स्क्रीन दिखाई दे रही है? अभी भी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्लियर नहीं आ रही आवाज। वो ये नहीं आ रही सेटिंग।
अब बच्चों आवाज आ रही है? हम केवल आवाज सुन बताइए बच्चों, आवाज आ रही है अब? आवाज अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन भी दिखाई नहीं दे रही? अब आवाज आ रही है बच्चों? नहीं आ रही आवाज? अब आवाज आ रही है बच्चों? स्क्रीन दिखाई दे रही है? अब स्क्रीन दिखाई दे रही है? केवल स्क्रीन बताइए बच्चों, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? स्क्रीन और आवाज दोनों आ रही है? अब आवाज आ रही है?
बच्चों आवाज आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है अब तो स्क्रीन दिखाई दे रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है क्लियर? अब आवाज आ रही है बच्चों? आप पूछिए, आप पूछिए। बच्चों आवाज आ रही है अब आवाज क्लियर आ रही है सबको? अब आ रही है आवाज? क्लियर नहीं आ रही, ऑटो होती दे रही है, क्लियर नहीं आ रही, वो अटक अटक के आ रही है मेरे पास, या लैप और ओवरलैप। अब आ रही है आवाज बच्चों? अब आ रही है आवाज? बेटा आवाज नहीं आ रही, तुम लोग रिप्लाई कैसे कर रहे हो? आवाज नहीं आ रही तो? क्लियर नहीं आ रही आवाज, अटक अटक के आ रही है, वो लोग रुक रुक के बोलते हैं।
अब आवाज आ रही है बच्चों? अब आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है आवाज? आवाज क्लियर आ रही है? अब आ रही है ना? अब आवाज क्लियर आ रही है? वेरी गुड बच्चों। अब जो हमने पढ़ा था उसी को वापस से ध्यान से देख लीजिए बच्चों, कि हमने बोला था दो चार के आ रही है, वो भी कह रही है यहाँ कर रहा हूँ। तो बोलिए वही ओवरलैप हो रही है। इधर सर बेटा अब आवाज आ रही है? कुछ नहीं आ रही, पहले जैसे होगी सब। अब आवाज आ रही है बच्चों? अब आवाज आ रही है? अब क्लियर आ रही है ना बच्चों? अब क्लियर आ रही है ना आवाज? वेरी गुड बच्चों। अब हमने जो पढ़ा बच्चों उसी को ध्यान से देखिए। अब बच्चों जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसी को दोबारा देखिए बच्चों ध्यान से, कि हमने बोला था बच्चों कि जब भी दो पदों वाला क्वेश्चन हो, दो पद किसी अभिक्रिया में हो, तो उसमें सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिएगा कि वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी है।
वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। अब बच्चों इसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो बच्चों यहाँ पर आपको दो पद दिए हुए हैं, पहला पद धीमा है, दूसरा पद तीव्र है। और बच्चों पहला पद धीमा है, उसका मतलब है कि उसकी सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक है। और बच्चों जिसकी सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है उसका मतलब हमें पता है कि उसकी दहली ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। और दूसरा पद तीव्र है, मतलब उसकी सक्रियण ऊर्जा कम, मतलब दहली ऊर्जा भी कम है। और बच्चों अब आप इसका ग्राफ बनाए हम, तो क्रिया कारक है बच्चों ए और बी, तो ए और बी से क्रिया कारक है, ए और बी क्रिया कारक है। तो बच्चों इस ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे? अब बच्चों आपको दिख रहा है कि पहला पद तीव्र है, और पहला पद तीव्र है मतलब उसकी दहली ऊर्जा की जो चोटी होगी बच्चों वो उच्च होगी, और दूसरा की दहली ऊर्जा कम है दूसरे पद की, इसलिए उसका जो चोटी होगी वो पहले पहले से कम होगी। लेकिन बच्चों ये अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, और बच्चों ऊष्मा शोषी का मतलब है कि उत्पाद की ऊर्जा का जो ग्राफ होगा वो क्रिया कारक के ऊपर रहेगा, मतलब जो उत्पाद ए बी बनेगा बच्चों वो ऊपर रहेगा। तो बच्चों आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ। तो बच्चों ये सबको समझ में आया, आंसर इसका फोर्थ क्यों हुआ? क्योंकि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। लेकिन बच्चों मैं आप सबसे इस क्वेश्चन का चेंज बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये अभिक्रिया ऊष्मा शेपी है, ऊष्मा शेपी है, तो बच्चों फिर कौन सा आंसर होगा? और बच्चों ऊष्मा शेपी अगर हुई तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। ऊष्मा शेपी अभिक्रिया अगर मैं इसमें केवल इतना सा बदल दूं तो आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। क्यों हो जाएगा बच्चों? क्योंकि पहला पद तीव्र है, धीमा है, तो उसका तो चोटी ऊंची ही रहेगी, आप देख सकते हैं बच्चों। लेकिन दूसरा पद की तीव्र है तो वो नीचे, लेकिन बच्चों क्रिया कारक के नीचे जाएगी उत्पाद की ऊर्जा का ग्राफ, इसलिए आंसर ऊष्माशेपी होगा, तो थर्ड। तो बच्चों ये सबको क्लियर है कि ऊष्मा शोषी या ऊष्माक्षेपी हमें चेक करना है अभिक्रिया में प्रक्रम कौन सा है। तो बच्चों ये समझ में आया। तो बच्चों ये जो टक्कर सिद्धांत है हमने लास्ट क्लास में बोला था, इस चैप्टर का सबसे अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये टक्कर सिद्धांत पर ही पूछता है। अब बच्चों ये जो टक्कर सिद्धांत है इसी पर बेस्ड हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले बच्चों, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों हमने बोला था निर्मा बेटा आंसर थर्ड मैंने बता दिया, जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो आंसर थर्ड होगा, क्योंकि उसमें उत्पाद की ऊर्जा का ग्राफ क्रिया कारक के नीचे जाएगा। तो ये क्लियर है बच्चों सबको। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। और बच्चों ये सारे कारक जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सब हमने टक्कर सिद्धांत या इसके पहले पूरे चैप्टर में पढ़े हैं। अब बच्चों अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये अब हम पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहला कारक होता है क्रिया कारक की प्रकृति। क्रिया कारक की प्रकृति मतलब अभिकारक की प्रकृति। और बच्चों यहाँ क्रिया कारक की प्रकृति हम दो तरह की देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। क्रिया कारक की प्रकृति हम दो तरह की देखते हैं, एक भौतिक प्रकृति क्रिया कारक की, दूसरा रासायनिक प्रकृति। तो बच्चों पहले हम देखेंगे भौतिक प्रकृति क्रिया कारक की। अब बच्चों भौतिक प्रकृति भी अगेन दो प्रकार की हम देखते हैं, भौतिक प्रकृति भी दो प्रकार की देखते हैं। पहली प्रकृति होगी बच्चों भौतिक प्रकृति क्रिया कारकों की भौतिक अवस्था। अब बच्चों मैं आप सबसे डायरेक्ट पूछूं बिना पढ़ाए, अब सबको आता है बच्चों, अगर मैं बोलूं बच्चों किसी अभिक्रिया का क्रिया कारक ठोस है, दूसरी अभिक्रिया कारक का दूसरी अभिक्रिया का क्रिया कारक द्रव है, और तीसरी अभिक्रिया का क्रिया कारक गैस है, तो बच्चों मुझे बताइए इन तीनों में से सर्वाधिक अभिक्रिया की दर किसकी होगी? सर्वाधिक अभिक्रिया की दर, वेरी गुड बच्चों सबने सही बताया,
गैस की होगी, ठोस की सबसे कम होगी। बच्चों रीजन बता सकते हैं क्यों गैस की अभिक्रिया की दर सर्वाधिक होगी? बच्चों अभिक्रिया वेग का बढ़ता हुआ क्रम, ठोस द्रव गैस, गैस की सबसे अधिक होगी अभिक्रिया की दर, क्योंकि बच्चों आपको सबको पता है कि गैस में अंतर आणविक बल नगण्य होते हैं, इसलिए वो यादृच्छिक गति सभी दिशाओं में करते हैं। और बच्चों यादृच्छिक गति करेंगे तो इनमें टक्करों की संख्या भी ज्यादा होगी, जिससे प्रभावी टक्करें भी अधिक होंगी। तो बच्चों रीजन है नगण्य अंतर आणविक बल, जिनकी वजह से टक्करों की संख्या ज्यादा होती है, उसकी वजह से प्रभावी टक्करों की संख्या भी ज्यादा होती है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा भौतिक प्रकृति में भौतिक अवस्था, ठोस द्रव गैस। और बच्चों ठोस में आप दिख रहा है बच्चों अंतर आणविक बल सबसे प्रबल, इसलिए उनमें टक्करों की संख्या नगण्य होती है, इसलिए उनकी अभिक्रिया की दर सबसे कम होती है। इसी तरह से बच्चों भौतिक प्रकृति का ही दूसरा कारक होता है बच्चों कणों का भौतिक आकार, कणों का भौतिक आकार। अब बच्चों मैं आप सबसे पूछूं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं डायरेक्ट बच्चों, इसका कणों का भौतिक आकार मतलब हम कणों का आकार बदल दें। जैसे मैं बच्चों आपको बोलूं NaCl क्रिस्टल को जल में मिलाया, और दूसरी बार हमने बच्चों NaCl पाउडर को जल में मिलाया, NaCl क्रिस्टल को जल में मिलाया, NaCl पाउडर को जल में मिलाया। तो बच्चों मुझे बताइए अगर क्रिस्टल के घुलने की दर R1 है, NaCl पाउडर के घुलने की दर R2 है, तो मुझे बताइए बच्चों NaCl क्रिस्टल जल में सरलता से घुलेगा या NaCl पाउडर? NaCl क्रिस्टल जल में सरलता से घुलेगा या NaCl पाउडर? वेरी गुड बच्चों, R2 का मान R1 से ज्यादा होगा। अब बच्चों इसका रीजन क्या है, क्यों NaCl पाउडर क्रिस्टल की अपेक्षा सरलता से घुलेगा? क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि जब हम NaCl पाउडर बनाते हैं तो कणों का पृष्ठ क्षेत्रफल छोटा हो जाता है, और पृष्ठ क्षेत्रफल छोटा होने की वजह से उनके अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। मतलब बच्चों जितना कणों का आकार छोटा हो जाता है उतना सतह का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है और अभिक्रिया वेग भी बढ़ जाता है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है कि जितना आकार छोटा होगा उतना कणों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। अब बच्चों ये दोनों तो हमने बोला कणों की भौतिक प्रकृति, हमने बोला बच्चों अभिक्रिया की क्रिया कारक की प्रकृति में दो तरह की देखते हैं, भौतिक प्रकृति जो दो प्रकार की हमने बोली, भौतिक अवस्था और भौतिक आकार। लेकिन बच्चों दूसरा है रासायनिक प्रकृति क्रिया कारकों की। और बच्चों रासायनिक प्रकृति वही है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी टक्कर सिद्धांत में, कि विभिन्न क्रिया कारकों की बंध ऊर्जा और बंधों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। और बच्चों में पता है बंध ऊर्जा और बंधों की संख्या भिन्न भिन्न होगी तो सक्रियण ऊर्जा का मान भी भिन्न भिन्न होता है। तो बच्चों इसीलिए हमने बोला जिसकी सक्रियण ऊर्जा कम होती है उसका अभिक्रिया वेग ज्यादा हो जाता है। तो बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं। तो रासायनिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति क्रिया कारक की, तो बच्चों ये सबको क्लियर है, क्रिया कारक की भौतिक प्रकृति और रासायनिक प्रकृति। अब बच्चों ये तो हमने बोला क्रिया कारक की प्रकृति। दूसरा कारक जो हम ऑलरेडी पूरे चैप्टर में हमने बहुत काम में लिया बच्चों, क्रिया कारक की सांद्रता, क्रिया कारक की सांद्रता। अब बच्चों क्रिया कारक की सांद्रता को तो हमने हमेशा वेग नियम में काम में लिया, और बच्चों वेग नियम के अनुसार हम बोलते हैं वेग बराबर k इंटू क्रिया कारक की सांद्रता।
घात अभिक्रिया की कोटि होती है। अब बच्चों बच्चों अब मैं आप सबसे पूछूं, मुझे बताइए बच्चों, सांद्रता ज्यादा होगी तो अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। तो यहाँ पर बच्चों लेकिन वेग हम यहाँ से देख सकते हैं बच्चों सांद्रता के समानुपाती है। अभिक्रिया वेग क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती, लेकिन बच्चों हमने पढ़ा है शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए बच्चों क्रिया कारक की सांद्रता पर वेग निर्भर करता है क्या? क्रिया कारक की सांद्रता पर शून्य कोटि के लिए निर्भर नहीं करता है, क्योंकि बच्चों a की घात 0 रखेंगे तो वेग बराबर k आ जाएगा। इसलिए बच्चों में लिखा शून्य कोटि और ऋणात्मक कोटि के अलावा वेग जो होता है वो क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग, शून्य कोटि को छोड़कर। अब बच्चों फोर्थ कारक हम बोलेंगे दाब। अब बच्चों दाब भी हमने बच्चों गैसों के लिए काम में लिया, तो यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, ठोस और द्रव हुए तो दाब का प्रभाव नगण्य होता है या होता ही नहीं है, लेकिन गैस हुई तो दाब का प्रभाव होता है। अब बच्चों गैसों के लिए हमने वेग नियम में सांद्रता की जगह दाब भी काम में लेते हैं और घात n अभिक्रिया की कोटि लिखते हैं। और बच्चों यहां से भी आप देख सकते हो n का मान 0 हुआ तो गैसों के लिए भी वेग पर दाब का प्रभाव नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब क्रिया कारक ठोस या द्रव होते हैं तो अभिक्रिया वेग पर दाब का प्रभाव नगण्य होता है, लेकिन गैसीय अवस्था में हो तो दाब का प्रभाव होता है। और यहाँ भी दाब बढ़ाने पर वेग का मान बढ़ता है, लेकिन शून्य कोटि को छोड़कर। तो बच्चों दाब बढ़ाएंगे तो अणु पास पास आएंगे तो टक्करों की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए दाब बढ़ाने पर वेग बढ़ता है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। अब बच्चों फोर्थ कारक हम बोलेंगे ताप। अब बच्चों ये जो ताप है ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आज भी। बच्चों हमने बोला था ताप बढ़ाने पर सक्रियण ऊर्जा नियत रहती है, लेकिन बच्चों जब हम ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और बच्चों गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो क्रिया कारक अणुओं को सक्रियण ऊर्जा मिलती है, जिससे ऊर्जा अवरोध को पार करने वाले सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ती है। मतलब बच्चों ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे उनको सक्रिय ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा अवरोध को पार करने वाले सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ऊर्जा अवरोध को पार करने वाले सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। और बच्चों आप खुद सोचिए, सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो बच्चों प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी, प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी। अब बच्चों प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो उत्पाद अधिक बनेगा, और बच्चों उत्पाद अधिक बनेगा तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो बच्चों ताप बढ़ाने पर क्रिया कारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती, जिससे उनको सक्रिय ऊर्जा मिलती है, जिससे क्रिया कारक अणु सरलता से उत्पाद में बदल पाते हैं और अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। लेकिन बच्चों हमने पढ़ा है ताप बढ़ाने पर सक्रियण ऊर्जा तो चाहे अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो या ऊष्मा क्षेपी हो, दोनों को मिलती है। इसलिए बच्चों हमने सक्रिय ऊर्जा वाले ग्राफ दोनों के लिए पढ़े। इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चों, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया दर बढ़ती है, चाहे अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी हो या ऊष्मा शोषी हो। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ताप बढ़ाने पर सक्रिय ऊर्जा ऊष्मा शोषी ऊष्मा क्षेपी दोनों की बढ़ती है, इसलिए वेग भी दोनों का बढ़ता है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। तो बच्चों ताप बढ़ाने पर मतलब उच्च ताप पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो निम्न ताप से ज्यादा होता है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ताप का प्रभाव।
अब बच्चों फिफ्थ कारक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक में वो है बच्चों उत्प्रेरक की उपस्थिति। और बच्चों हमने आज भी बोला था कि उत्प्रेरक दहली ऊर्जा के मान को कम करता है। उत्प्रेरक दहली ऊर्जा के मान को कम करता है जिससे सक्रियण ऊर्जा कम होती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब लेकिन बच्चों यहां हमने बोला था उत्प्रेरक, अब इसमें धनात्मक या ऋणात्मक नहीं लिखा है, तो हमने बोला था बच्चों केवल उत्प्रेरक लिखे तो उसको धनात्मक उत्प्रेरक ही मानेंगे। अब बच्चों छठा कारक है विकिरण की उपस्थिति। अब बच्चों विकिरण बोले या प्रकाश बोले बात एक ही है, मतलब बच्चों प्रकाश या विकिरण की उपस्थिति। अब बच्चों प्रकाश या विकिरण की उपस्थिति इसका मतलब क्या है कि कुछ अभिक्रियाओं की दर, बच्चों ध्यान सुनिएगा, कुछ अभिक्रियाओं की दर प्रकाश या विकिरण की उपस्थिति में कुछ अभिक्रियाओं का वेग अभिक्रियाओं को प्रकाश या विकिरणों की उपस्थिति में कराते हैं तो उनका वेग बढ़ जाता है और इन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं बच्चों प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। अब जैसे बच्चों मैं आपको बोलूं HCl का निर्माण जब हम सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में करवाते हैं तो बहुत धीमी अभिक्रिया होती है। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में करवाते हैं तो बहुत धीमी होती है। और बच्चों इसका रीजन है बहुत धीमी होने का, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा इनकी बहुत अधिक होती है। सक्रियण ऊर्जा इनकी बहुत अधिक होती है, लेकिन जब इसी अभिक्रिया को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो बच्चों आप सबको पता है सूर्य के प्रकाश या विकिरण में फोटोन होते हैं और एक फोटोन की ऊर्जा होती है h न्यू। और जब हम HCl का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो प्रत्येक क्रियाकारक अणु एक एक फोटोन अवशोषित करके सक्रिय हो जाता है। मतलब एक एक क्रियाकारक अणु h न्यू ऊर्जा अवशोषित कर लेता है, मतलब सक्रियण ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रत्येक क्रियाकारक अणु एक फोटोन के बराबर ऊर्जा अवशोषित करके सक्रिय हो जाता है, मतलब उनको सक्रियण ऊर्जा मिल जाती है प्रकाश से, अपने आप मिल जाती है प्रकाश से एक फोटोन के बराबर ऊर्जा, और वो उनके लिए बहुत अधिक होती है सक्रियण ऊर्जा से। इसलिए वो, अब बच्चों आप खुद सोचिए, प्रत्येक क्रियाकारक अणु अगर सक्रिय हो गया तो फिर तो सारे क्रियाकारक अणु ही उत्पाद में बदल जाएंगे। और जब बच्चों प्रत्येक क्रियाकारक अणु उत्पाद में बदलेगा तो फिर तो सारी पूर्ण अभिक्रिया बहुत तीव्र हो जाएगी, इसलिए उसको बोल देते हैं विस्फोटक अभिक्रिया हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी क्रियाकारक अणु उत्पाद में बदल जाते हैं। तो बच्चों सबको क्लियर है ये सिंपल सा, प्रकाश की उपस्थिति, प्रेरक की उपस्थिति, ताप, दाब, सांद्रता और क्रियाकारक की प्रकृति। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों ये सारे हमने पढ़े अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब बच्चों हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों वेग नियतांक। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं ये है बच्चों वेग नियतांक को प्रभावित करने वाले कारक। वेग नियतांक को प्रभावित करने वाले कारक। अब बच्चों वेग नियतांक हमने बोला था मेनली डिपेंड करता है ताप पर मुख्यतः निर्भर करता है। तो बच्चों हमारा पहला यहां पर हम पढ़ेंगे वेग नियतांक व ताप के मध्य संबंध।
वेग नियतांक व ताप के मध्य संबंध। अब बच्चों वेग नियतांक व ताप के मध्य संबंध, इसका मीनिंग क्या है? अब बच्चों यहाँ ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूं, हम वेग नियतांक और ताप में दो तरह के संबंध पढ़ते हैं। एक लगभग संबंध मतलब अप्रोक्स संबंध, दूसरा एग्जैक्ट संबंध मतलब बिल्कुल सही संबंध। तो यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, हम वेग नियतांक और ताप में दो तरह के संबंध पढ़ते हैं। एक तो लगभग सिद्धांत, दूसरा एग्जैक्ट सिद्धांत। अब बच्चों पहले मैं आपको बताऊंगा लगभग सिद्धांत। ये चीजें बच्चों जो मैं बताऊंगा ये सब एक्सपेरिमेंटल है, तो आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों लगभग संबंध जो होता है, लगभग संबंध, उसके अनुसार किसी अभिक्रिया का ताप सामान्यतः, बच्चों ये सदैव नहीं बोल रहे हैं क्योंकि लगभग संबंध है, सामान्यतः यह पाया गया कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि पर अभिक्रिया का वेग या बच्चों अभिक्रिया का वेग या वेग नियतांक, अभिक्रिया का वेग या वेग नियतांक 2 से 3 गुना हो जाता है। मतलब प्रारंभिक का 2 से 3 गुना हो जाता है। बच्चों यहाँ पर हमने दो चीजें लिखी है, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब है मैं कि 20 से 30 करूं, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस करूं, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस करूं, मतलब प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग या वेग नियतांक 2 से 3 गुना हो जाता है। लेकिन बच्चों आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये 2 से 3 गुना हो रहा है, मतलब न्यूनतम 2 गुना हो सकता है, अधिकतम 3 गुना, मतलब लेकिन इनके बीच में भी हो सकता है 2.1 गुना, 2.2 गुना, 2.5 गुना, 2.8 गुना, 2.9 गुना या 3 गुना, क्योंकि ये लगभग संबंध है। इसलिए हमने बच्चों बोला 2 से 3 गुना, ये एग्जैक्ट संबंध नहीं बताता कितने गुना बढ़ता है। अब लेकिन बच्चों ये जो हमने बोला 2 से 3 गुना, अब बच्चों यहाँ पर एक काम की चीज आप ध्यान से देखेंगे बच्चों की ताप हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना होता है। अब लेकिन अभिक्रिया के वेग के साथ साथ वेग नियतांक भी लिखा है, मतलब जो वेगों का अनुपात आएगा ताप बढ़ाने पर, काम की चीज बच्चों न्यूमेरिकल की, ताप बढ़ाने पर जो वेग का अनुपात आता है वही वेग नियतांक का अनुपात भी होता है। अब बच्चों ये क्यों होता है? चाहे अभिक्रिया की कोटि कोई भी हो, जैसे मान लीजिए बच्चों ए गिव्स उत्पाद, एनवीं कोटि अभिक्रिया है, मतलब इसकी कोटि एन है। तो बच्चों एन है तो मैं इसका वेग नियम के अनुसार समीकरण लिखूं तो बच्चों वेग बराबर के क्रिया कारक की सांद्रता की घात एन लिखेंगे। और बच्चों ये सबको पता है कि जब हम ताप का प्रभाव देखते हैं, ताप का प्रभाव देखते हैं तो बाकी सारी क्रियाकारक नियत रखेंगे, मतलब सांद्रता नियत रहेगी तो ही हम ताप का प्रभाव बताएंगे। और बच्चों सांद्रता नियत रहेगी तो वेग समानुपाती के हम बोल सकते हैं। और बच्चों वेग समानुपाती के का मतलब है कि वेगों का जो अनुपात होगा, मतलब R2 बाई R1 होगा बच्चों, वही K2 बाई K1 भी होगा। इसलिए बच्चों हमने बोला कि जो वेगों का अनुपात होता है 2 से 3 गुना, वही वेग नियतांक का अनुपात भी होता है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में हमारे काम आएगी ताप बदलने पर। अब बच्चों ये जो है ये हम 2 से 3 गुना लाए कैसे या लाते कैसे हैं? तो बच्चों इसके लिए हम एक मैथमेटिकल टर्म काम में लेते हैं, ये ध्यान सुनिएगा बच्चों, मैथमेटिकल टर्म, इसकी परिभाषा भी याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में काम आती है। मैथमेटिकल टर्म काम में लेते हैं
ताप गुणांक, ताप गुणांक। और बच्चों ये ताप गुणांक होता है म्यू। ताप गुणांक को हम दर्शाते हैं बच्चों म्यू से। और बच्चों ये जो ताप गुणांक हम बोल रहे हैं म्यू, ये मैथमेटिकल, बच्चों इसकी परिभाषा याद रखिएगा, इसका मतलब होता है, ये होता है बच्चों टी ताप पर, टी ताप पर वेग नियतांक। बच्चों के टी मैं लिख रहा हूं, तो बच्चों ये के टी का मतलब है टी केल्विन ताप, टी ताप पर वेग नियतांक। और जब हम इसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, तो बच्चों ताप बढ़कर T+10 हो जाएगा। और बच्चों ताप बदलेगा तो वेग नियतांक के भी बदलेगा। तो ये होता है बच्चों वेग नियतांक T+10 ताप पर बटे के टी ताप पर, मतलब ये K2/K1 होता है। लेकिन बच्चों ये उन तापों पर होता है जिनके मध्य 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। और बच्चों अभी हमने पढ़ा ताप बदलने पर जब जो K2/K1 होता है वही R2/R1 भी होता है। तो बच्चों इसी को हम बोल सकते हैं वेग नियतांक की जगह वेगों का अनुपात भी, वेगों का अनुपात भी। और इस म्यू का मान जब हम ज्ञात करते हैं तो बच्चों वो आता है 2 से 3 के मध्य। और ये म्यू हम कैसे ज्ञात करते हैं ये बच्चों हम आगे पढ़ेंगे आर्हेनियस समीकरण में। तो बच्चों ये जो म्यू है ये होता है बच्चों, परिभाषा अगर मैं बोलूं इसकी, तो यह वेग स्थिरांक, मतलब वेग नियतांक के ऐसे दो भिन्न तापों पर मानों का अनुपात होता है जिनके मध्य 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। तो बच्चों ये परिभाषा ध्यान रखिएगा कि जो वेग ताप गुणांक होता है उसका मान होता है K2/K1, लेकिन K2 और K1 जिन तापों पर होंगे उनके ताप के मध्य 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होगा। अब बच्चों यहां पर क्वेश्चन की एक काम की चीज, बच्चों कई बार हमें क्वेश्चन में ताप T1 से T2 बदलता है, ताप T1 से T2 बदलता है, लेकिन हमें ताप का मान बताता नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यदि प्रश्न में ताप काम आता हो लेकिन ताप ना दिया गया हो तो उसे 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हम जो प्रयोग करते हैं वो कमरे के ताप पर करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में अगर ताप ना दे रखा हो और काम आना हो तो हम 25 डिग्री सेल्सियस मान लेंगे। दूसरा बच्चों, अब यहां पर हमने बोला बच्चों कि म्यू का मान 2 से 3 गुना हो जाता है, मतलब हमें 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो वेग 2 से 3 गुना बढ़ेगा। लेकिन बच्चों एग्जैक्ट कैसे बताएंगे? तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में आपको ताप गुणांक का मान चेक करना है कि उसने क्या दिया है। या मान लीजिए बच्चों अगर क्वेश्चन में बोला म्यू का मान ताप गुणांक 3 है, तो उसका मतलब उसने बता दिया कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर वेग या वेग नियतांक 3 गुना हो जाएगा। अगर बोल दिया 2.5 है ताप गुणांक तो वेग या वेग नियतांक 2.5 गुना हो जाएगा। लेकिन कई बार वो हमें क्वेश्चन में म्यू का मान भी नहीं देता है, तो इसे फिर हम मान लेते हैं 2। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये दोनों पॉइंट हमारे न्यूमेरिकल में काम आएंगे कि म्यू का मान दे रखा हो तो फिर वो लेंगे, ना दिया हो तो उसको भी 2 मान लेंगे। अब बच्चों इसका क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे? तो जैसे बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन ही बोलूं, ध्यान से देखिएगा कि यदि किसी अभिक्रिया का ताप, यदि अभिक्रिया का ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो 80 डिग्री सेल्सियस पर वेग कितने गुना हो जाएगा? और बच्चों वेग कितने गुना हो जाएगा मतलब हमसे पूछा है R2/R1। अब बच्चों मैं इसको मेथड से करूं तो पहली चीज जो अभी हमने पढ़ाई बच्चों, यहां पर आप ध्यान सुनिएगा,
कि हमने बोला है कि 20 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो R2/R1 क्या होगा? तो बच्चों R1 हम मान ले 20 डिग्री सेल्सियस पर है, 80 डिग्री सेल्सियस पर है R2। तो बच्चों इनका अनुपात ही हमें लाना है एक तरह से। तो बच्चों ये ताप 20 को हम T1 निम्न ताप मान सकते हैं, 80 को बच्चों T2 मान सकते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर हमें, लेकिन क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में ताप गुणांक नहीं बताया है। तो बच्चों अभी हमने बोला था यदि म्यू का मान ना दिया गया हो तो इसे न्यूनतम मान 2 मान लेते हैं। तो बच्चों इसको न्यूनतम मान 2 मानेंगे, मतलब इसमें हमने मान लिया म्यू का मान 2 है। अब बच्चों इसको मेथड से मैं बता रहा हूं, पहले फिर शॉर्ट ट्रिक से बता दूं। मेथड से करें बच्चों, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का मतलब बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस किया। तो बच्चों अगर यहाँ R1 का मान R था तो म्यू बराबर तो 2 है, मतलब दुगना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2R। इसी तरह से बच्चों फिर 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो 2R का दुगना मतलब 4R। 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो 4R का दुगना मतलब 8R। 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो 8R का दुगना मतलब 16R। अब बच्चों 60 से 70 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो इसका दुगना मतलब 32R। अब बच्चों 70 से 80 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो 32 का दुगना 64R। अब बच्चों ये जो 64R है यही R2 है। तो बच्चों R2/R1 लाएंगे तो 64 गुना आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये तो क्वेश्चन लेंदी कर देगा, ये तो लेंदी कर देगा क्वेश्चन। इस तरह से तो हम दुगना करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगकर T2 ताप, अंतिम ताप पर ज्ञात कर पाएंगे वेग। इसलिए बच्चों हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं। यदि ताप T1 से T2 तक बढ़ाते हैं तो बच्चों हम वेग या वेग नियतांकों का अनुपात डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से ला सकते हैं बच्चों। R2/R1 बराबर K2/K1 बराबर म्यू की घात डेल्टा T/10। बच्चों ये म्यू की घात डेल्टा T/10 शॉर्ट ट्रिक है, कोई डेरिवेशन से फॉर्मूला नहीं आया है। ये हमको याद रखना है कि यदि क्वेश्चन में ताप T1 से T2 तक बढ़ाकर वेगों का अनुपात पूछे या वेग नियतांकों का अनुपात पूछे तो R2/R1 या K2/K1 होता है म्यू की घात डेल्टा T/10 गुना। तो बच्चों इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करें तो बच्चों R2/R1 जो हमें लाना था ही ला सकते हैं। लेकिन बच्चों म्यू का मान नहीं दिया तो 2 मानेंगे, डेल्टा टी है ताप में अंतर। तो बच्चों 80 माइनस 20 ये 60 हो गया बटे 10, तो 2 की घात 6 मतलब बच्चों डायरेक्ट हम एक लाइन में ला सकते हैं 64 गुना बच्चों। और अगर बच्चों में इसी क्वेश्चन में आपसे वेग नियतांकों का अनुपात पूछता तो बच्चों वेग नियतांकों का अनुपात K2/K1 हो जाता। तो बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? ये यहाँ पर हमने देखा वेग की जगह वेग नियतांक का अनुपात भी पूछ सकता है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है? तो बच्चों यहाँ तक पढ़िएगा, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आपको इसका हैंडआउट मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, बाकी फिर हम इसका अगला पार्ट अरहेनिय समीकरण नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको रिवाइज कीजिएगा, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय। हम नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे।